कहानी की शुरुआत होती है ग्रे ट्रेस नाम के एक कार मैकेनिक से, जो अपने गैराज में एक कार को रिपेयर कर रहा होता है। यह कार उसके एक रेगुलर कस्टमर की होती है और आज उसे यह कार अपने कस्टमर को वापस देने जाना था। जब ग्रे गैराज को बंद करके इस कार को उसके मालिक के पास छोड़ने के लिए निकलता है, तभी उसकी वाइफ आशा अपनी AI ऑटोमेटिक कार में वहाँ पहुँचती है। आशा के पास जो ऑटोमेटिक कार थी वह काफी ज्यादा एडवांस थी। यह कार बिना स्टीयरिंग व्हील पकड़े इंसान को सिर्फ वॉइस कमांड पर उसकी लोकेशन तक पहुँचा देती थी। लेकिन ग्रे को AI टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि ये रोबोटिक मशीनें आगे जाकर इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगी। लेकिन दूसरी तरफ ग्रे की वाइफ आशा एक बहुत ही बड़ी AI कंपनी में काम करती थी। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ग्रे अपनी वाइफ आशा से कहता है, चलो आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। मेरा एक रेगुलर कस्टमर है जिसकी कार मैंने ठीक कर ली है और अब मुझे उसे उसकी कार वापस करनी है। आशा पहले तो वहाँ जाने से इनकार करती है, लेकिन ग्रे के बार बार कहने पर वह वहां जाने के लिए राजी हो जाती है। मगर ग्रे को यह नहीं पता होता कि आशा को वहां ले जाकर वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। इसके बाद ये दोनों उसी कस्टमर की कार में बैठकर उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं और आशा की ऑटोमेटिक कार भी उनके पीछे आ रही होती है, ताकि जब ग्रे अपने कस्टमर को उसकी कार उसके हवाले कर दे तो ये दोनों अपनी ऑटोमेटिक कार से घर वापस जा सके। वहाँ पहुँचने पर ग्रे अपनी वाइफ को एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम एरन कीन होता है। तब ग्रे की वाइफ उसे देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि एरन एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का मालिक होता है। उसकी कंपनी AI ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी बनाती थी। यहाँ आशा अपने हस्बैंड ग्रे से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे एरन से मिलवाने ला रहे हो। असल में एरन ही ग्रे का रेगुलर कस्टमर होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एरन का नेचर थोड़ा अजीब सा होता है। उसे यह भी नहीं पता होता कि जब किसी से मिलते हैं तो किस तरीके से मिला जाता है। आशा एरन से कहती है कि वह भी एक AI टेक कंपनी में काम करती है जो जल्द ही उसकी कंपनी के बराबर पहुँच जाएगी, जिस पर एरन मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चलो दिखाता हूँ क्यों। और फिर एरन उन दोनों को अपनी लैब में ले जाता है। वहाँ एरन अपने द्वारा बनाई गई एक स्पेशल चिप दिखाता है, जो कि एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप होती है और उस चिप का नाम होता है स्टेम। वह बताता है कि यह चिप कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पावर है और इससे तेज दिमाग आज तक किसी ने नहीं बनाया। इस इन्वेंशन को देखने के बाद ग्रे और उसकी वाइफ अपनी इलेक्ट्रिक कार से घर वापस जा रहे होते। कार ऑटोमेटिक मोड पर होती है। आशा और ग्रे गाड़ी की पिछली सीट पर रोमांस में मशरूफ होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी कार अपने रास्ते से भटककर दूसरे रास्ते पर चलने लगती है। ग्रे नोटिस करता है कि कार वहां नहीं जा रही है जहां उसे जाना चाहिए था। तब ग्रे की वाइफ अपनी कार को वापस घर के रास्ते पर चलने के लिए कहती है, लेकिन कार जवाब देती है कि सिस्टम में कोई खराबी आ गई। ग्रे मैन्युअली कार की ब्रेक दबाकर उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन कार रुकने के बजाय और ज्यादा तेज हो जाती है। ये दोनों कार को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कार कंट्रोल में नहीं आती, जिसकी वजह से उनकी कार एक स्पीड ब्रेकर से टकराकर पलट जाती। लकीली इस एक्सीडेंट में दोनों को ज्यादा चोट नहीं आती और वे बच जाते हैं। वे कार से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से 4 लोग बाहर आते हैं और वे दोनों को कार से बाहर निकालकर पकड़ लेते हैं। उसी जगह ऊपर से पुलिस ड्रोन कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन वह उन चारों लोगों को पहचान नहीं पाता। यहाँ ग्रे को लगता है कि शायद ये लोग चोर हैं। वह उनसे कहता है, प्लीज हमें छोड़ दो, बदले में तुम हमारी गाड़ी, पैसे सब कुछ ले सकते हो। लेकिन वे लोग ग्रे की कोई बात नहीं सुनते और उनमें से एक आदमी ग्रे की वाइफ आशा को गोली मार देता है। यह देखकर ग्रे पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है और वह जोर जोर से चीखने लगता है। इसके बाद वे लोग ग्रे को पकड़कर पहले उसे बुरी तरह मारते हैं और फिर ग्रे को भी गर्दन के पीछे गोली मार देते हैं। वे ग्रे और आशा का सारा सामान चोरी करके वहां से चले जाते हैं। ग्रे की सांसें अभी भी चल रही होती हैं और वह अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को तड़पते हुए देख रहा होता है, लेकिन ग्रे कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट हिल नहीं पा रहा होता। और फिर ग्रे की आंखों के सामने ही उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। वे आशा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और ग्रे को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। हॉस्पिटल में 3 महीनों तक इलाज चलने के बाद ग्रे की जान तो बच जाती है, लेकिन अब वह चलने के काबिल नहीं रहता। गर्दन के नीचे गोली लगने की वजह से उसका स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है। कंधे से नीचे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। 3 महीनों बाद ग्रे को घर वापस लाया जाता है। अब ग्रे व्हील चेयर पर होता है, क्योंकि उसके सिर के अलावा पूरी बॉडी बेजान हो चुकी होती है। ग्रे अब कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसके घर पर एक रोबोटिक मशीन होती है जो उसका सारा काम करती है और उसकी माँ उसका ख्याल रखती है। लेकिन ग्रे के लिए अब जिंदगी एक बोझ बन चुकी होती है। उन 4 किलर्स ने न सिर्फ उसकी वाइफ को मार दिया था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी भी तबाह कर
कर दी थी। ग्रे बदले की आग में जल रहा होता है। उसके पास अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची होती है जिसके सहारे वह जिंदा रहता है। वह अपनी वाइफ के किलर्स को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता होता है। इसी वजह से वह पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ ग्रे पुलिस से अपनी वाइफ के किलर्स के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव उसे बताती है कि अभी तक किसी का भी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का ड्रोन कैमरा उस वक्त वहाँ मौजूद था, लेकिन फुटेज धुंधली होने की वजह से कातिलों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सुनकर ग्रे काफी ज्यादा डिसपॉइंट हो जाता है, क्योंकि काफी समय से वह पुलिस से यही सुनता आ रहा होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब ग्रे पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है और वह इस तरह से जीना नहीं चाहता। उसे लगने लगता है कि उसकी उम्मीद अधूरी रह जाएगी और पुलिस कभी भी उसकी वाइफ के कातिलों को नहीं पकड़ पाएगी। इसी वजह से ग्रे आत्महत्या करने का फैसला करता है। वह घर में मौजूद रोबोट मशीन की मदद से दवाइयों का ओवरडोज ले लेता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके घर पर लगा एआई सिस्टम वक्त रहते एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और ग्रे की जान बच जाती है। यहीं ग्रे से मिलने उसका वही रेगुलर कस्टमर एरन कीन आता है। वह ग्रे से कहता है कि उसे उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। एरन ग्रे को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होकर जीने की उम्मीद देता है और कहता है, ग्रे, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार एक पावरफुल एआई चिप दिखाई थी? अगर मैं उसे तुम्हारी बॉडी के अंदर लगा दूं तो तुम एक बार फिर से चलने के काबिल हो जाओगे और पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। लेकिन ग्रे एरन की इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि अब वह यह जिंदगी नहीं जीना चाहता। तब एरन उससे कहता है, सोच लो ग्रे, ये चिप तुम्हारी वाइफ को तो जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें एक बार फिर से जीने का मौका जरूर दे सकती है। अगर तुम्हारी वाइफ भी जिंदा होती तो वह भी यही चाहती। एरन की यह बात ग्रे के दिमाग को अंदर तक छू जाती है। ग्रे सोचने लगता है कि अगर वह ठीक हो गया तो अपनी वाइफ का बदला जरूर ले सकेगा। इसी वजह से वह एरन की बात मान जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एरन को ग्रे से कोई हमदर्दी नहीं होती। वह बस ग्रे के पास अपने मकसद के लिए आया होता है, क्योंकि वह अपनी एआई चिप को किसी इंसान की बॉडी में इंसर्ट करके टेस्ट करना चाहता था। वह यह चेक करना चाहता था कि उसका इन्वेंशन सच में सक्सेसफुल है या नहीं। इसी वजह से एरन चोरी छिपे ग्रे की बॉडी में चिप डालकर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की इजाजत नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन अपने घर में ग्रे की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। यहाँ ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड में वह चिप इम्प्लांट की जाती है। ये चिप सीधे ग्रे के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ग्रे को होश आता है। डॉक्टर उसके हाथ और पैरों को मूव करने की कोशिश करती है और यह चेक करती है कि क्या ग्रे अब अपने हाथ और पैरों को महसूस कर पा रहा है या नहीं। ग्रे की हालत देखकर वहाँ मौजूद लोग समझने लगते हैं कि शायद चिप ने ग्रे की बॉडी पर कोई असर नहीं किया। एरन बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके इतने सालों की मेहनत बेकार चली गई। लेकिन तभी अचानक ग्रे अपने हाथों को हिलाने लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब ग्रे अपने दोनों हाथ मूव कर पा रहा होता है और देखते ही देखते वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। खुद को ठीक होता देखकर ग्रे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वह खुद को पहले से भी ज्यादा पावरफुल फील करने लगता है। एरन भी अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता देखकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद एरन ग्रे से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है, जिसमें लिखा होता है कि ग्रे किसी को भी यह नहीं बताएगा कि वह चल सकता है और उसे सबकी नजरों में पैरालाइज्ड बनकर ही रहना होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को यह पता चल गया कि ग्रे एआई चिप की मदद से दोबारा चल पा रहा है तो एरन को अरेस्ट कर लिया जाएगा और ग्रे की बॉडी से उस चिप को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि किसी इंसान की बॉडी में इस तरह की चिप लगाना इल्लीगल है। इसके बाद ग्रे अपनी व्हील चेयर पर बैठकर घर वापस आ जाता है। घर पहुंचने पर ग्रे को पता चलता है कि उसके लिए डिटेक्टिव की तरफ से एक पैकेज आया है। उस पैकेज में ग्रे की वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके केस से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी होती है। ग्रे पुलिस ड्रोन से रिकॉर्ड की गई फुटेज देखने लगता है, लेकिन फुटेज काफी धुंधली होती है। इस वजह से ग्रे को किलर्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती। वह मायूसी में शराब पीने लगता है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। क्या तुमने फुटेज में एक चीज नोटिस की? ये आवाज सुनकर ग्रे इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। ग्रे घबराकर कहता है, कौन है? सामने आओ। तभी फिर से वही आवाज आती है, शांत हो जाओ ग्रे, मैं तुम्हारे अंदर लगी वही एआई चिप हूँ, वही सिस्टम जो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर ग्रे सोचता है कि शायद वह पागल हो गया है। इस पर चिप जवाब देती है, नहीं ग्रे, तुम पागल नहीं हुए हो। ऑपरेशन के दिन से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो देख सकते हो मैं भी वही देख सकती हूँ। ग्रे पूछता है, क्या तुम्हें और कोई सुन सकता है? चिप जवाब देती है, नहीं, मुझे सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। अब चिप ग्रे की मदद करने लगती है ताकि ड्रोन फुटेज की मदद से ग्रे यह पता लगा सके कि उसकी वाइफ को मारने वाले लोग कौन थे। ग्रे जो कुछ भी देख रहा होता है चिप भी वही सब देख पा रही होती है। चिप ग्रे का ध्यान फुटेज में एक किलर की तरफ दिलाती है और कहती है, देखो ग्रे, इन चारों में से एक की
बॉडी पर टैटू बना हुआ है, लेकिन वह टैटू बहुत ज्यादा ब्लर होता है। ग्रे कहता है ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, मैं इसे देख नहीं सकता। चिप जवाब देती है तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं देख सकती हूँ। मैं इस टैटू की एक क्लियर इमेज बना सकती हूँ, बस तुम एक पेपर और पेंसिल उठा लो। ग्रे के पेपर और पेंसिल उठाते ही चिप ग्रे के हाथों की मदद से बिल्कुल परफेक्ट वही टैटू बना देती है। जब ग्रे उस टैटू को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि यह एक मिलिट्री टैटू है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद ग्रे को उस टैटू वाले आदमी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। ग्रे हैरान रह जाता है क्योंकि चिप ने कुछ ही मिनटों में उस कातिल का टैटू और उसका एड्रेस निकाल लिया, जिसे पुलिस महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी नहीं ढूंढ पाई थी। ग्रे बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ के किलर्स में से एक किलर का पता चल चुका होता है। वह उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने का सोचता है, लेकिन तभी चिप उसे रोक देती है। चिप ग्रे को याद दिलाती है कि एरन ने उसे यह सब करने से मना किया। वह कहती है तुम भूल गए कि तुमने एरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अगर तुम पुलिस को इस किलर के बारे में बताओगे तो वे तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला और यह टैटू तुमने कैसे बनाया। ग्रे चिप से पूछता तो फिर बताओ अब मैं क्या करूं। चिप जवाब देती है पहले तुम खुद उस आदमी के एड्रेस पर जाओ और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर। इसी वजह से ग्रे खुद उस जगह पहुंच जाता है। वहाँ पुलिस ड्रोन मौजूद होते हैं, इसलिए ग्रे ड्रोन के सामने अपनी व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। जैसे ही ड्रोन वहाँ से चले जाते हैं, ग्रे चुपके से खड़ा होता है और किलर के घर की तरफ बढ़ जाता है। ग्रे दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला जाता है और वहाँ सबूत ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उस किलर को किसी ने बहुत सारे मैसेज भेजे हैं। ग्रे के अंदर लगी चिप उन मैसेजेस को कुछ ही सेकंड में पढ़ लेती है। चिप ग्रे से कहती है इन मैसेजेस में ओल्ड बोन नाम की जगह का बार बार जिक्र है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। ग्रे जवाब देता है हाँ, यह हमारे घर के पास ही एक बार है। इसी बीच ग्रे को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। असल में वह किलर वापस आ चुका होता है। वह देखता है कि उसके घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। तभी वह सामने लगे शीशे में ग्रे को देख लेता है। वह तुरंत ग्रे पर हमला कर देता है और पूछता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। ग्रे कोई जवाब नहीं देता और उल्टा उससे पूछता है तुम बताओ मेरी वाइफ को किसने मारा था। वह किलर बहुत ताकतवर होता है और ग्रे पर भारी पड़ने लगता है। इससे पहले कि वह ग्रे को मार पाता, ग्रे के अंदर लगी चिप उससे कहती है मुझे तुम्हारी बॉडी का फुल कंट्रोल दो ताकि मैं कुछ कर सकूं। और बिना सोचे समझे ग्रे उसे परमिशन दे देता है। शिप से परमिशन मिलने के बाद ग्रे अचानक उस किलर पर जोरदार हमला कर देता है और उसे बेहद बेरहमी से पीटने लगता है। किलर पूरी तरह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर अचानक इस आदमी में इतनी ताकत कहां से आ गई। वहीं दूसरी तरफ ग्रे खुद भी हैरान होता है कि आखिर वह इतना ताकतवर कैसे हो गया। इसी बीच ग्रे उस किलर से कहता है कि वह खुद को उसके हवाले कर दे, लेकिन तभी वो किलर अचानक एक नाइफ निकालकर ग्रे पर अटैक कर देता है। इस सिचुएशन को देखते ही स्टेम तुरंत कंट्रोल ले लेती है और पूरे हालात संभालते हुए उस किलर को वहीं मार डालती है। किलर के मरते ही स्टेम ग्रे को उसका बॉडी कंट्रोल वापस दे देती है। यह देखकर ग्रे पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वह किसी को जान से मारना नहीं चाहता था। उसे लगता है कि अब उसका जेल जाना तय है। स्टेम ग्रे से कहती है घबराओ मत ग्रे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस जल्दी से यहाँ से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दो। स्टेम जैसा कहती है ग्रे बिल्कुल वैसा ही करता है। कुछ देर बाद पुलिस उस आदमी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, जहाँ हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान डिटेक्टिव को पता चलता है कि उस आदमी की बॉडी के अंदर एक वेपन इंसर्ट किया गया था और उसकी पूरी बॉडी में छोटी छोटी वायरिंग फैली हुई थी। यानी वह किलर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक अपग्रेडेड ह्यूमन था जो नॉर्मल इंसानों से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ एरन कीन ग्रे पर बुरी तरह गुस्सा करता है। वह कहता है तुमने उस किलर को क्यों मारा, ये काम बहुत ज्यादा रिस्की था। अगर तुम पकड़े जाते तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जेल जाना पड़ता। मैंने यह चिप तुम्हारे अंदर इसलिए इंसर्ट नहीं की थी कि तुम अपनी वाइफ का बदला लो, और अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं इस चिप को डीएक्टिवेट कर दूंगा, जिसके बाद तुम फिर से पूरी तरह पैरालाइज्ड हो जाओगे। इधर डिटेक्टिव भी लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि उस आदमी को आखिर किसने मारा। तभी उसे पता चलता है कि जिस समय उस किलर का मर्डर हुआ था उससे कुछ देर पहले ग्रे अपनी व्हील चेयर पर उसी एरिया में मौजूद था। इसके बाद डिटेक्टिव सीधे ग्रे के घर पहुंचती है। डिटेक्टिव ग्रे से कहती है हमने तुम्हें उसी समय उस इलाके में देखा था जिस समय सर्क नाम के आदमी का मर्डर हुआ है। हमें पहले से शक था कि वही आदमी तुम्हारी वाइफ के मर्डर में शामिल था, क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत लंबा है और वह उसी एरिया में रहता था जहां तुम्हारी वाइफ को मारा गया था, और अब कल उसी आदमी का मर्डर हो चुका है। ये सुनकर ग्रे हैरानी से कहता है ओह अच्छा, लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं कि मैंने उसे मारा है तो आपकी यह सोच गलत है। आप खुद देख सकती हैं कि मैं पैरालाइज्ड हूँ, और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरी टांग पर चाकू मार कर देख सकती। डिटेक्टिव ग्रे पर शक नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि जो आदमी खुद चल भी नहीं सकता वह किसी को कैसे मार सकता है। इसी वजह से वह ग्रे को बाएं कहकर वहां से चली जाती है। डिटेक्टिव के जाते ही ग्रे राहत की सांस लेता है क्योंकि वह बच गया था। इसके बाद ग्रे स्टेम से पूछता है अब आगे क्या करना है। स्टेम ग्रे को ओल्ड बोन बार जाने के लिए कहती है। वह कहती है याद है हमें उस किलर के फोन में मैसेजेस के जरिए कई बार इस बार का जिक्र मिला था, हमें वहाँ जाना चाहिए, शायद तुम्हें वहाँ कोई क्लू मिल जाए। इसके बाद
बाद हम देखते हैं कि ग्रे उसी बार में पहुंचता है। यह बार बेहद खतरनाक थी और वहाँ चारों तरफ गुंडे बैठे हुए थे। ग्रे वहाँ जाकर ऊंची आवाज में कहता है, मैं कुछ दिन पहले सर्क नाम के आदमी को मार चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसके साथ 3 और लोग भी थे जिन्होंने मेरी वाइफ को मारा था। अगर सर्क के साथ इस मर्डर में कोई भी शामिल था तो वह अपना हाथ उठाए। ये सुनते ही बार में बैठे सभी लोग ग्रे पर हंसने लगते हैं। तभी टोलन नाम का एक लंबे कद का आदमी खड़ा होता है और ग्रे से कहता है, घर जा बच्चे, वरना मैं तुझे भी तेरी वाइफ के पास पहुंचा दूंगा। यह सुनकर ग्रे समझ जाता है कि टोलन भी उसकी वाइफ के मर्डर में शामिल था। ग्रे जवाब देता है, पता है, मरने से पहले सर्क भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बोल रहा था। ये सुनते ही टोलन को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। वह अपने आदमियों के साथ ग्रे को अलग ले जाकर उसकी व्हील चेयर से उठाकर जमीन पर पटक देता है। ग्रे उससे पूछता है, क्या तुम भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने मेरी वाइफ को मारा था? टोलन बेझिझक जवाब देता है, हाँ, मैं भी उनमें शामिल था, बस फिर क्या था। ये सुनते ही ग्रे स्टेम को अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल दे देता है। स्टेम की मदद से ग्रे 2 आदमियों को तुरंत मार गिराता है और फिर टोलन को बुरी तरह पीटने लगता है। ग्रे टोलन को जमीन पर गिराकर उससे पूछता है, तुम्हारे 2 और साथी कहाँ हैं और तुम लोगों ने मेरी वाइफ को क्यों मारा? लेकिन टोलन डरने के बजाय उल्टा हंसने लगता है और कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तभी स्टेम ग्रे से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं बहुत आसानी से इसका मुंह खुलवा सकती हूँ। ग्रे कहता है, तो ट्राई करो। स्टेम टोलन के चेहरे को बेरहमी से काट देती है। ग्रे गुस्से में पूछता है, अब बता, मेरी वाइफ को क्यों मारा? अब टोलन की सारी हेकड़ी निकल जाती है और वह तुरंत बोल पड़ता है, हमें पैसे मिले थे तुम्हारी वाइफ को मारने के लिए और ये पैसे हमें फिस्क ने दिए थे। लेकिन इससे पहले कि ग्रे फिस्क के बारे में और कुछ पूछ पाता, टोलन वहीं दम तोड़ देता है। ग्रे गुस्से में स्टेम से कहता है, मैंने उसे मारने के लिए नहीं कहा था, बस उसका मुंह खुलवाना था। तभी ग्रे की नजर उस मरे हुए आदमी के गले में पड़ी चेन पर जाती है। उस चेन पर उसे बनाने वाली कंपनी का नाम बोल्ट लिखा हुआ था। ये देखते ही ग्रे को जोर का झटका लगता है, क्योंकि उसी कंपनी में उसकी पत्नी आशा काम करती थी। इसका मतलब साफ था कि आशा की हत्या के पीछे उसी की कंपनी का हाथ था, यानी आशा के अपने ही कंपनी वाले उसे मरवाना चाहते थे। उधर एरिन को यह बात पता चल चुकी थी कि ग्रे ने फिर से किसी की जान ले ली है। अब वह जल्दी जल्दी ग्रे के शरीर में लगी चिप को शट डाउन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चिप यह बात तुरंत ग्रे को बता देती है कि एरिन उसे शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। चिप कहती है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ग्रे घबराकर पूछता है, अब क्या करें? तभी चिप ग्रे को एक हैकर के बारे में बताती है और कहती है कि उस हैकर की मदद से एरिन का इनपुट हटाया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो एरिन का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा और वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। चिप ग्रे को जेमी नाम के हैकर का पूरा पता दे देती है। इसके बाद ग्रे उस हैकर के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद ग्रे जेमी के फ्लैट पहुंच जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एरिन चिप को लगभग 30% तक शट डाउन कर देता है, जिससे ग्रे की एक टांग फिर से पैरालाइज हो जाती है। इसके बावजूद ग्रे हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह ऊपर चढ़ने लगता है। एरिन तेजी से चिप को और ज्यादा शट डाउन करने लगता है, जिससे ग्रे का एक हाथ और पैर भी पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि एरिन ग्रे को पूरी तरह से पैरालाइज कर पाए, ग्रे किसी तरह हैकर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। इसके बाद एरिन चिप को 100% शट डाउन कर देता है। अब ग्रे पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि ग्रे दरवाजे तक पहुंचकर दस्तक दे चुका था। तभी जेमी नाम का हैकर दरवाजा खोलता है। ग्रे उसे कुछ पैसे देता है और चिप ने जो कुछ उसे समझाया था वही सारी बातें हैकर को बता देता है। हैकर ग्रे को अंदर लाता है और उसके सिस्टम में काम शुरू कर देता है। इधर दूसरी तरफ उसी बार में हम 2 आदमियों को देखते हैं जहां ग्रे ने टोलन को मारा था। उन दोनों में से एक वही आदमी था जिसने ग्रे की पत्नी आशा को गोली मारी थी। उसका नाम था फिस्क। फिस्क बार के मालिक पर गुस्सा करता है कि ग्रे उसके एक आदमी को मारकर चला गया और बार के मालिक ने कुछ भी नहीं किया। गुस्से में फिस्क बार के मालिक को वहीं मार देता है। फिस्क अपने मरे हुए साथी को देखकर और ज्यादा भड़क जाता है। वह अपने साथी की आंख में एक पतली सी पिन घुसा देता है। उस पिन डिवाइस के जरिए फिस्क को सारी जानकारी मिल जाती है और उसे यह भी पता चल जाता है कि इस वक्त ग्रे कहाँ मौजूद है। इसके बाद फिस्क और उसका साथी ग्रे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हैकर ग्रे के सिस्टम को पूरी तरह फ्री कर देता है। अब बस चिप को दोबारा शुरू होने में थोड़ा सा वक्त बाकी था। हैकर ग्रे को बताता है, कुछ ही देर में तुम्हारे शरीर के अंदर लगी चिप दोबारा चालू हो जाएगी। तभी हैकर देखता है कि 2 लोग उस फ्लैट की तरफ आ रहे हैं। वे दोनों फिस्क और उसका साथी ही थे। इसके बाद फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। उसी दौरान ग्रे के शरीर के अंदर लगी चिप धीरे धीरे दोबारा सक्रिय होने लगती है, जिससे ग्रे का एक हाथ फिर से काम करने लगता है। फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। अंदर आकर वे देखते हैं कि ग्रे जमीन पर पैरालाइज पड़ा हुआ है। जैसे ही वे दोनों ग्रे को मारने वाले होते हैं, तभी अचानक चिप पूरी तरह से रिस्टार्ट हो जाती है। ग्रे फौरन वहां से भागने लगता है। फिस्क का साथी उस पर फायरिंग करते हुए उसका पीछा करता है। ग्रे खुद को बचाते हुए ऊपर इमारत की छत पर पहुंच जाता है। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह वहीं रुक जाता है। यहाँ चिप अपनी पूरी ताकत दिखाती है और बहुत बेरहमी से फिस्क के साथी को मार देती है। जब तक फिस्क वहाँ पहुँचता है तब तक ग्रे वहाँ से निकल चुका होता है। इसके बाद जब ग्रे अपने घर
पहुंचता है तो उसकी माँ उसे देख लेती है। उसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई होती है और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि ग्रे अपने पैरों पर खड़ा होता है, यानी अब वह पैरालाइज नहीं रहा था। ग्रे अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह एरिन की बनाई हुई चिप की वजह से वह दोबारा ठीक हो पाया है। साथ ही वह अपनी माँ से यह बात किसी को न बताने की भी विनती करता है। उधर एरिन बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है क्योंकि अब ग्रे और चिप दोनों उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। हैकर के इनपुट के बाद वह ग्रे को ट्रैक भी नहीं कर पा रहा था। इसी बीच ग्रे की मेड आकर उसे बताती है कि बाहर डिटेक्टिव आई हुई है। डिटेक्टिव ग्रे से कहती है, तुम्हारी व्हील चेयर उस जगह से मिली है जहाँ दूसरा मर्डर हुआ है, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ग्रे जवाब देता है, हाँ मैं वहाँ पर था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। अब डिटेक्टिव को भी ग्रे पर शक होने लगता है। वह कहती है, अब तक 3 लोग मारे जा चुके हैं और तीनों वही लोग हैं जिन पर हमें शक था कि उन्होंने ही तुम्हारी पत्नी को मारा था, और हर बार तुम उसी जगह मौजूद होते हो जहाँ मर्डर होता है। हो सकता है कि तुम किसी और से पैसे देकर ये सारे मर्डर करवा रहे हो। ग्रे कहता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर सकती हैं। इस पर डिटेक्टिव के पास कोई जवाब नहीं होता। जाते जाते वह चुपके से ग्रे की जेब में एक माइक्रोफोन डाल देती है। अब ग्रे को एहसास होने लगता है कि कातिलों को सजा देने के जुनून में वह खुद भी एक कातिल बन चुका है। ग्रे कहता है, अब मुझे यह सब बंद करना होगा, लेकिन चिप जवाब देती है, नहीं ग्रे, हमें आखिरी आदमी को मारना होगा। उसका नाम फिस्क है, अगर हमने उसे नहीं मारा तो वह हमें मार देगा। लेकिन अब ग्रे और किसी की जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए ग्रे चिप से कहता है, अब बहुत हो गया, तुम मेरे दिमाग से बाहर निकल जाओ। इतना कहते ही अचानक ग्रे का शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और वह पीछे तकिए पर गिर पड़ता है। घबराकर ग्रे चिप से पूछता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? तभी चिप जवाब देती है, उस हैकर ने जो कोड मेरे सिस्टम में डाले हैं उनकी वजह से मैं अब पूरी तरह आजाद हो चुकी हूँ। अब मुझे तुम्हारी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। चिप आगे कहती है, ग्रे, अब तुम्हारी पूरी बॉडी मेरे नियंत्रण में है, अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। अगर मैं चाहूँ तो तुम अपने हाथ की एक उंगली तक नहीं हिला पाओगे। ये सुनते ही ग्रे की सांसें अटक जाती हैं। डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। इधर ग्रे और चिप के बीच यह बातचीत चल रही थी। उधर डिटेक्टिव भी ये सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसने पहले ही ग्रे की जेब में एक माइक्रोफोन छुपा कर रख दिया था। हालांकि डिटेक्टिव को यह समझ नहीं आ रहा था कि ग्रे जिससे बात कर रहा है आखिर वह है कौन। इसके बाद चिप ग्रे से कहती है, अब चलो ग्रे, हमें आखिरी कातिल को खत्म करना है। अब ग्रे पूरी तरह से अपने शरीर का नियंत्रण खो चुका था। मजबूर होकर उसे चिप की हर बात माननी पड़ती है। ग्रे एक बंदूक उठाता है और फिस्क को मारने के लिए निकल पड़ता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रे उसकी एक नहीं सुनता और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। डिटेक्टिव भी ग्रे का पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद ग्रे को अपनी जेब से वह माइक्रोफोन मिल जाता है। चिप कहती है, यह माइक्रोफोन जरूर उसी डिटेक्टिव ने रखा होगा। ग्रे माइक्रोफोन को फेंक देता है और उसे एहसास हो जाता है कि डिटेक्टिव अभी भी उसका पीछा कर रही है। डिटेक्टिव से पीछा छुड़ाने के लिए चिप एक इलेक्ट्रिक कार को हैक कर देती है और जानबूझकर डिटेक्टिव की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट करवा देती है। इस तरह ग्रे डिटेक्टिव को पीछे छोड़ देता है। इधर एक्सीडेंट के बाद डिटेक्टिव ग्रे की माँ के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि अभी तक वहाँ क्या क्या हुआ था। उधर ग्रे फिस्क को ढूंढ निकालता है और बंदूक की नोक पर उससे पूछता है, तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा? फिस्क जवाब देता है, तुम गलत समझ रहे हो, हमारी तुम्हारी पत्नी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारा असली निशाना सिर्फ तुम थे। फिस्क आगे कहता है, हमारा मकसद तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाना था। जब मैंने तुम्हारे गले में गोली मारी तब तुमने समझा कि वह गोली थी, लेकिन असल में वह एक मेडिकल टूल था जिसने तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज कर दिया। और जहाँ तक तुम्हारी पत्नी की बात है, फिस्क कहता है, तो उसे हमने सिर्फ अतिरिक्त पैसों के लिए मार दिया था। यह सुनते ही ग्रे गुस्से से पागल हो जाता है और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। फिस्क भी एक अपग्रेडेड इंसान था, लेकिन वह पुराने मॉडल का था, इसीलिए वह ग्रे की ताकत के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। आखिरकार ग्रे बेहद बेरहमी से फिस्क को मार देता है। इसके बाद ग्रे उसका फोन चेक करता है। फोन की रिकॉर्डिंग सुनकर ग्रे को सच्चाई का पता चल जाता है। इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि एरिन ही था। उसी ने ग्रे की पत्नी की हत्या करवाई थी और उसी ने ग्रे को पैरालाइज करवाया था। अब ग्रे बिना कुछ सोचे समझे एरिन को मारने के इरादे से उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ एरिन अकेला बैठा रो रहा होता है। ग्रे उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? एरिन जवाब देता है, यह सब मेरी योजना नहीं थी, मैंने तुम्हारी पत्नी को नहीं मरवाया। ग्रे गुस्से में कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में सुन ली है। ग्रे जैसे ही एरिन को मारने वाला होता है, तभी पीछे से डिटेक्टिव आकर ग्रे से बंदूक फेंकने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही डिटेक्टिव ग्रे के पास पहुंचती है, ग्रे उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। यहाँ ग्रे डिटेक्टिव को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर मौजूद चिप उसे मारना चाहती थी। ग्रे पूरी ताकत लगाकर डिटेक्टिव के गले से अपना हाथ हटा लेता है। तभी चिप गुस्से में कहती है, तो अब तुम मुझसे ही लड़ना चाहते हो?
तुम्हें पता है तुम्हारा दिमाग मेरे कंट्रोल में है, मैं तुम्हें दर्द भी दे सकती हूँ। इतना कहते ही चिप ग्रे के हाथ से चाकू उठाकर उसके दूसरे हाथ में घोंप देती है। दर्द से ग्रे चीख उठता है। इसके बाद ग्रे अनजाने में फिर से डिटेक्टिव की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाए डिटेक्टिव उसे टेजर गन से शॉक दे देती है। ग्रे जमीन पर गिर जाता है और दोबारा पैरालाइज हो जाता है। उसी वक्त एरन हाथ में बंदूक लिए आगे आता है और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा राज खुलता है। एरन कहता है, इस चिप को मैंने बनाया था, तुमसे पहले मैं ही इससे बात करता था। इस चिप ने मुझसे कहा था कि वह इंसानों की तरह बनना चाहती है। एरन आगे बताता है, फिस्क को कॉन्ट्रैक्ट देकर तुम्हारी पत्नी को मरवाना, तुम्हें पैरालाइज करना और तुम्हारी गर्दन में चिप लगवाना, ये सब उसी चिप का प्लान था। मैंने चिप बनाई जरूर थी, लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सका। ये चिप किसी इंसान के शरीर में घुसकर अपनी मर्जी से फैसले करवाना चाहती थी और इसने तुम्हें चुन लिया। ये सुनकर ग्रे पूरी तरह हैरान रह जाता है। एरन कहता है, अब ये चिप मुझे भी मारना चाहती है, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो इसके जैसी एक और चिप बना सकता हूँ और ये ऐसा नहीं चाहती। तभी चिप खुद बोलती है, हाँ ये सब मेरा ही प्लान था, मैं जिंदा इंसान बनना चाहती थी। अब चिप की आवाज एरन और डिटेक्टिव दोनों सुन पाते हैं। अचानक चिप पूरी तरह एक्टिव हो जाती है और वहीं पर एरन को मार देती है। इसके बाद वह डिटेक्टिव को भी मारने की कोशिश करती है। ग्रे पूरी ताकत लगाकर निशाना बिगाड़ देता है। गुस्से में चिप ग्रे की गर्दन पर पिस्तौल तान देती है। अगले ही पल कुछ अजीब होता है। ग्रे की आंख खुलती है और वह खुद को अस्पताल के बेड पर पाता है। वह चिप को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी पत्नी उसके सामने आती है और कहती है, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम बहुत दिनों से बेहोश थे, तो क्या यह सब एक सपना था? नहीं, असल में चिप ने ग्रे के दिमाग को उसके शरीर से पूरी तरह अलग कर दिया था और उसे एक खूबसूरत सपनों की दुनिया में भेज दिया था। ग्रे का दिमाग वहीं फंस गया, जबकि उसका शरीर असली दुनिया में चिप के कंट्रोल में था। उधर असली दुनिया में चिप डिटेक्टिव को मारने ही वाली थी। डिटेक्टिव कहती है, ग्रे तुम ऐसा नहीं कर सकते। चिप जवाब देती है, ग्रे अब यहाँ नहीं है, वह अपनी सपनों की दुनिया में है जहाँ उसे होना चाहिए। अब इस शरीर पर मेरा कब्जा है। इतना कहकर चिप डिटेक्टिव को गोली मार देती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।